हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में। बेसिकली पिछली वीडियो में हमने इसको बात करी थी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में। आज हम और समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट और कहाँ का कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज में और कहाँ का कर सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके डाउनलोड सकते हो। चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में। बेसिकली पहला हमने समझा था प्रेफरेंस शेयर्स, वो पिछली वीडियो में बात करी थी, वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आज हम बात करेंगे डिवेंचर्स। डिवेंचर्स पहले क्या होते हैं? डिवेंचर्स भी एक तरह का फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है। डिवेंचर एक मतलब एक जैसा एक टाइप ऑफ लोन। डिवेंचर एक जैसा लोन जैसा ही होता है। बस आपका एक, जब कंपनी इशू करती है तो एक सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेट के रूप में इशू करती है कि एक सर्टिफिकेट जो रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी लोन ले रही है, ठीक है, किसी पब्लिक से। तो वो बस एक सर्टिफिकेट बन जाता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स रेफर टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है कि कंपनी 5-10 सालों के लिए लेती है लगभग ये। आप डिवेंचर्स इशूड बाय अ गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन, या तो गवर्नमेंट इशू करती है या कंपनी, टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिवेंचर इशू करती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इन्वेस्टर इन्वेस्टर को फायदा ये होता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है। यानी कि जो इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्टर डिवेंचर खरीदता है तो इन्वेस्टर को फायदा ये होता है कि इसके अंदर डिवेंचर में जैसे आपको लोन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के रूप में इनकम मिलती है। और ये बेसिकली दे आर यूजली एन अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से तो ये अनसिक्योर्ड और बोरिंग है। यानी कि पब्लिक से आप ये नहीं कहते कि भाई आप मुझे पहले गिरवी रखो कुछ। जैसे आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो कोई ना कोई आपको घर अपना गिरवी रखना पड़ेगा या कोई प्रॉपर्टी। लेकिन जब कंपनी इशू करती है तो कोई ऐसा गिरवी नहीं रखना पड़ता। और बहुत ज्यादा लेंथी टेन्योर के लिए होता है, लगभग 10 साल के लिए होता है। जैसे कि 10 साल से भी ज्यादा का डिवेंचर्स इशू होता है कि अगर आपने कंपनी पैसा लगाया तो 10 सालों तक पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। डिवेंचर आर यूजली अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स दैट आर नॉट बैक्ड बाय। तो डिवेंचर एक तरह का एक अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ बॉन्ड है। यानी कि बॉन्ड ऐसा मतलब हो गया कि आपका लोन एक तरह का, जो कि कोई एसेट के द्वारा या कोई कोलेटरल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी के द्वारा ये सिक्योर्ड नहीं होता। यानी कि कोई गिरवी नहीं रखते इसमें कोई भी चीज। इसमें फिक्स्ड कूपन रेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे कि 10%, 5%। ये मंथली भी मिल सकता है आपको, क्वार्टरली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली और ईयरली भी। ठीक है। और कुछ इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है उनका रिडेम्पशन के टाइम। रिडेम्पशन का मतलब जब रीपेमेंट, आपको पैसा वापसी मिलेगा। जब आपने डिवेंचर खरीदा तो पैसा लगाया कंपनी पे, तो जब वापसी मिलता है उसे बोलते हैं रिडेम्पशन। कई बार आप वो इंटरेस्ट रिडेम्पशन के टाइम पे मिल जाता है आपको, रीपेमेंट के टाइम पे। ठीक है। और सबसे एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो इशुइंग कंपनी है, जो वो इंटरेस्ट देती है, वो तब देती है डिविडेंड से पहले, डिविडेंड बांटने से पहले। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि शेयर को डिविडेंड मिलता है। सपोज करो कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख रुपए में सबसे पहले वो इंटरेस्ट की इनकम पे करेगी, इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे करेगी जो डिवेंचर को देना होता है। फिर जो बचेगा उससे आपका टैक्स पे करती है पहले कंपनी। फिर जो बचता है उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को पैसा मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को। फिर जो बचेगा लास्ट में फिर मिलता है इक्विटी को। ये एक तरीका होता है कंपनी को पैसा देने का। कंपनी पहले पैसा कमाती है, फिर उससे सबसे पहले किसको इंटरेस्ट देती है? डिवेंचर को। और ये इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। यानी कि टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाती है। सपोज करो वही चीज है ना कि अगर आपने 5 लाख रुपए कमाए, तो 5 लाख रुपए आपने 10 हजार पे टैक्स, सॉरी, इंटरेस्ट दिया, तो आपकी इनकम कितनी रहेगी? 4,90,000। तो टैक्स किस पे लगेगा? इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। देखिए सपोज करो कि अगर आपने इंटरेस्ट माइनस ही नहीं करा, तो किस पे टैक्स देना पड़ेगा? 5 के 5 लाख रुपए पे। बट आपको कंपनी पे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 4,90,000 पे। तो देखो टैक्सेबल इनकम कम होगी, इसलिए टैक्स डिडक्टेबल होती है ये इंटरेस्ट।
कुछ कंपनी डिवेंचर इशू करती है जो कि इक्विटी में शेयर में बदल जाते हैं, यानी कि डिवेंचर कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं जो इक्विटी में बदल सकते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को फायदा क्या होता है कि वो कंपनी में ओनरशिप आ जाती है कंपनी में। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वो इंटरेस्ट रेट भी कमा लेता है और उसको ओनरशिप भी मिल जाती है बाद में। रीपेमेंट इसकी ज्यादातर होती है इंस्टॉलमेंट में, हर साल इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट होती है इसकी ज्यादातर। लेकिन अगर इशूअर जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट होल्डर को दे रहा है तो वो रिडेम्पशन रिजर्व भी बनाता है, उसे बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्योंकि रिडेम्पशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि कंपनी पर कभी कभार पैसा नहीं होता, या कंपनी एक्ट ये कहता है कि आप कभी भी डिवेंचर को जो रीपेमेंट करते हो वो अपने पैसों से ना करो, जो पैसा बचा रखा है उसमें से कुछ हिस्सा, लगभग 25% हिस्सा, कंपनी एक्ट क्या कहता है कि लगभग 25% डिवेंचर रिजर्व बनाओ अपने प्रॉफिट का। ठीक है ना, ताकि जो आप पैसा रिडेम्पशन कर रहे हो तो वो बेसिकली 25% तो यहां से करो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से, जो पुराना प्रॉफिट बचाया हुआ है, फिर जाके आप अपने पैसों से रिडीम करो। ठीक है ना, ये चीज कहता है कंपनी। उसके बाद ये बेसिकली बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इसको कभी भी बेच सकते हो, जैसे कि शेयर को कभी बेच सकते हो ना, शेयर को भी बेच सकते थे, इसको भी आप कभी भी बेच सकते हो। सबसे बड़ा फायदा ये होता है डिवेंचर्स में। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बात? इसके बाद टाइप्स की बात करें तो बेसिकली टाइप सिंपल से वही है कि डिवेंचर या तो सेक्योर्ड हो सकता है या अनसेक्योर्ड। सेक्योर्ड का मतलब कि वही चीज कि किसी सिक्योरिटीज के थ्रू इसको सिक्योर्ड करा जाएगा, कोई ना कोई चीज आपको एसेट्स कहेगा गिरवी रखने के लिए, या कोई कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि कोई एडिशनल सिक्योरिटी। एसेट्स के अलावा आप ये भी सिक्योर करो, प्रॉपर्टी अपनी पास रखो, बिल्डिंग को सिक्योर करो। तो एक सिक्योर्ड होते हैं, एक होते हैं अनसिक्योर्ड, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती आपको। एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है बियरर। रजिस्टर्ड का मतलब जिसका नाम लिखा जाता है, मतलब कि कंपनी क्या करेगी, एक रजिस्टर बनाएगी जिसके अंदर उसका नाम लिखा जाएगा कि डिवेंचर होल्डर कौन है, डिवेंचर होल्डर का नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम लिखा जाता है। एक होता है बियरर, यानी कि किसी को नहीं पता, कंपनी उसका रजिस्टर नहीं मेंटेन करती, कंपनी को उसका नाम में नहीं पता होगा कि किसने डिवेंचर खरीदा। तो डिवेंचर का जो सर्टिफिकेट है वो किसी के भी हाथ लगेगा, जैसे आप डिवेंचर सर्टिफिकेट किसी को ट्रांसफर करते हो तो वो ही कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन जाता है, उसे बोलते हैं बियरर। बिकॉज कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन तो करती नहीं है, तो कोई भी डिवेंचर होल्डर बन सकता है किसी के पास भी अगर वो सर्टिफिकेट आ जाए डिवेंचर्स का। ये फायदा होता है बियरर में। लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर में आपको रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, तो इतना आसानी से नहीं बन सकता डिवेंचर होल्डर। कन्वर्टेबल यानी कि जब इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाता है उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल। एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट, यानी कि जिसमें लिखा होता है कि आपको फिक्स कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5%, 10%, कितना मिलेगा। एक होता है जीरो कूपन रेट, इसमें आपको जीरो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक और जीरो। ठीक है, अगला होता है हमारा बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बहुत सिमिलर है डिवेंचर से, बट बॉन्ड्स इशू करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसी कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% ज्यादा होता है। 50% से ज्यादा होता है गवर्नमेंट का शेयर, यानी कि कम से कम 51% होता है। उसे बोलते हैं गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट कंपनीज होती है जिसका 100% शेयर होता है, जिसमें गवर्नमेंट का। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट का शेयर 51% ज्यादा, वो इशू करती है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स आर द यूनिट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेट issued by companies and securities as tradable assets। वही चीज है कि बॉन्ड्स कॉर्पोरेट डेट जैसा ही है, कंपनी के द्वारा जो इशू करा जाता है, कंपनी ही इशू करती है इसको भी। लेकिन ये कौन सी कंपनी इशू कर रही है? पब्लिक सेक्टर। और ये ट्रेडेबल एसेट ही है, जैसे कि डिवेंचर था। बॉन्ड भी फिक्स एक इनकम इंस्ट्रूमेंट है, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। ट्रेडिशनली पे, सिंस बॉन्ड्स ट्रेडिशनली पे आ, सिंस लिखा हुआ देखो, पहले करा जाता था, फिक्स इंटरेस्ट पे करा जाता था डिवेंचर होल्डर को, अब नहीं करा जाता। अब नहीं होता है बॉन्ड में फिक्स इंटरेस्ट पे, पहले होता था। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो वेरिएबल होता है, बदल सकता है कभी भी। जैसे जैसे बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते घटते हैं
तो इंटरेस्ट रेट भी बॉन्ड्स का घटता बढ़ता रहता है। ये बात समझ नहीं आपने, कभी 5% मिलेगा, कभी 2% मिलेगा, कभी 10% मिलेगा, डिपेंड करता है बॉन्ड्स का प्राइस का ज्यादा। बॉन्ड्स की भी मैच्योरिटी डेट होती है कि इसमें फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा वापसी मिल जाता है प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है ना, सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो ये बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड्स। समझ आ गई बात, बॉन्ड्स में फर्क क्या होता है। तो बॉन्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटिटी इशू करती है। ये बात समझ में आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है बहुत सारी अब, जो कि ये भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में ही आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए होता है वह वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। जब गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे कि सड़कें बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, या कोई मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, तो वो कहती है कि मैं आपको फुल रीपेमेंट दे दूंगी जो आप पैसा लगाओगे, एट अ सिक्योरिटीज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पीरियड के बाद ऑफन पे पीरियोडिक कूपन इंटरेस्ट पेमेंट्स, और बदले में आपको कुछ फिक्स इंटरेस्ट देती रहोगी। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट क्या सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड एज रिस्क फ्री। ये रिस्क फ्री होती है क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगी। गवर्नमेंट बिल्कुल आपका पैसे को बैक करके रखेगी। तो बिल्कुल रिस्क नहीं है पैसा डूबने का यहाँ पे। द ट्रेड ऑफ बाइंग रिस्क फ्री सिक्योरिटी। रिस्क फ्री सिक्योरिटी में दिक्कत ये होती है बस कि लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको। जैसे कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेगी तो उसमें फिक्स इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, बट गवर्नमेंट में कम मिलता है। इन्वेस्टर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इशू बाय करते हैं, वो तो या तो मैच्योरिटी तक सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं, या बीच में ही सेल कर देते हैं दूसरी बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट बनी हुई है, वहां पर ज्यादातर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टर ज्यादातर या तो मैच्योरिटी तक पकड़ के रखते हैं बॉन्ड को जो खरीदा है, या बेच देते हैं जैसे उनको ठीक लगे उसके हिसाब से। तो यहां पे बात कर लो कि बॉन्ड्स करती है पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उसमें बॉन्ड एक सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, जो कि रिस्क फ्री होती है। अब बात करते हैं मनी मार्केट सिक्योरिटीज होती है। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एक होता है लॉन्ग टर्म। जो इतने भी हमने बात करी अभी तक वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात करी है, यानी कि 5 साल 10 साल के लिए बचे। एक होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर उसे रीपेमेंट कर देनी है, या 1 साल तक ही पैसा चाहिए मुझे। जो मुझे पैसा चाहिए कंपनी को किसी को भी, वो ज्यादा लंबे टाइम पीरियड का नहीं चाहिए, मैक्सिमम 1 साल तक चाहिए सिर्फ। उसे क्या बोलते हैं, मनी मार्केट सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए चाहिए होता है। इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज क्या होता है कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिक्योरिटीज बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला होता है ट्रेजरी बिल्स। क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स। तो पहले देखो पीछे आप आ जाओ थोड़ा एक बार, ये क्या लिखा होता है, ट्रेडेड ओवर द काउंटर। कि मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ओवर द काउंटर होते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि बीच में कोई ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में आपको जाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल डील होता है। तो कैन बी डन बाय स्टैंड अलोन। इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपस में ही डील कर देते हैं, बिना कोई कोई ऐसा मीडियम है, बिना कोई ऐसा एक्सचेंज है, बिना कोई रेगुलेटरी बॉडी है। ये होता है इसमें। तो ट्रेजरी बिल होता है सबसे पहले। ट्रेजरी बिल क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरे करने के लिए पैसा चाहिए होता है, कम समय के लिए पैसा चाहिए होता है, कि मुझे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पूरी करनी है, कुछ काम करना शॉर्ट टर्म, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो इशू करती है। इस सिक्योरिटी में बेसिकली इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे कि डिबेंचर में आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है ना, इसमें नहीं मिलता। बट इसमें आपको इन्वेस्टर पैसा कमा लेता है बेच के, यानी कि सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है। इन्वेस्टर पैसा कमाता है सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड रेट, while the entire face value is paid at the time of maturity। इसको जरा सा बाद में समझाऊंगा। अभी अभी आपको शायद ये लाइन समझ नहीं आएगी, अभी आपको समझ समझ में आएगी बाद में। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है उसका।
ट्रेजरी बिल्स बेसिकली मिनिमम रिस्क होता है, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट है। सिंस द गवर्नमेंट बैक्स ट्रेजरी बिल्स द डिफॉल्ट रिस्क इज नेग्लिजिबल। कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल बैक करती है तो डिफॉल्ट रिस्क तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वापसी आ जाएगा। ठीक है, तो रिस्क फ्री होता है ज्यादातर ये। अब मैं आगे बात करता हूँ, जो आप ये बात कर रहे थे ना, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। जो ये बात कर रहा था कि ये इन्वेस्टर पैसा कमाता कैसे है, पहले जब इसको समझ लो। गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल होता है वो इंडिविजुअल, देखो क्या करता है, अब यहां से ध्यान समझना। इंडिविजुअल जो खरीदता है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, वो एट अ डिस्काउंट पे खरीदता है। कैसे खरीदता है? डिस्काउंट पे, टू द फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। एग्जांपल देखिए जरा, जैसे कि एक 91 ट्रेजरी बिल है, 91 दिन का सिर्फ, कि 91 दिन के लिए आपने पैसा लगाया, 91 दिन का पैसा वापसी मिल जाएगा। उस पैसे की फेस वैल्यू, यानी कि पैसे की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 120 रुपए की है। ट्रेजरी बिल की वैल्यू 120 रुपए की है। अब उसने जो खरीदा वो 118 रुपए का खरीदा, 118.40 का। तो है 120 का, लेकिन खरीदा कितने का, डिस्काउंटेड प्राइस कितना हुआ, 118.40 का। तो जैसे ही मैच्योरिटी आएगी, यानी कि जैसे 91 दिन पूरे हो गए, तो वो इस 118.40 बिल को बेचेगा कितने का, मार्केट में रेट क्या है इसका, 120 रुपये। तो खरीदा 118.40 का, बेचा 120 का, तो पैसा कितना कमाया, 1.60 का। तो इन इसे बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। कि सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना। तो यहां से पैसा कमाता है इन्वेस्टर। ठीक है, यहां से पैसा कमाता है। ये बात समझ में आ गई, पैसा कैसे कमाता है? इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदता है और फेस वैल्यू पे बेचता है। तो ये बेसिकली इसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, 364 डेज का। मैंने आपको बताया ना, 1 साल के कम ही टाइम पीरियड होता है, उसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। 365 दिन से ऊपर कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 364 दिन की रहती है, वैसे होते हैं 91 दिन। ठीक है, मिनिमम 14 दिन होती है, 14 दिन, 91 दिन, 182 डेज, और मैक्सिमम 364 दिन। ये इसकी टाइम पीरियड रहता है, 14, 91, 182, 364। समझ आ गई बात? कमर्शियल पेपर, अब दूसरा होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक तरह का प्रोमिसरी नोट जैसा ही होता है, जो कि कंपनी जनरेट करती है टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, कि मैं आपको पैसा वापसी दे दूंगी, मुझे शॉर्ट टर्म फंड चाहिए तो मुझे पैसा दो। इसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर। ठीक है, इट इज अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड होता है, लार्ज कैप कंपनी इशू कर सकती है, जिसकी मार्केट रेपुटेशन होती है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड का होता है, 7 दिन से लेकर 1 साल तक होता है। यानी कि मिनिमम 7 दिन का इशू होता है ये। और बहुत ही लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है, अट्रैक्ट्स अ लोअर इंटरेस्ट रेट देन इक्विवेलेंट सिक्योरिटी। ठीक है ना? तो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, बड़ी कंपनी इशू कर पाती है सिर्फ इसे। अब देखो इसका क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड जो होता है इस पेपर का, वो 270 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैच्योरिटी पीरियड इसका 270 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ये पेपर एक प्रोमिसरी नोट जैसा ही है। ठीक है, जो कि ह्यूज कॉस्ट पे इशू होता है। और ये ज्यादातर कौन इशू करता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है हमारा, और प्राइमरी डीलर्स ये इशू करते हैं। इंडिया में कमर्शियल पेपर यही दो इशू करती है, प्राइमरी डीलर और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 90 दिन से लेकर 364 दिन तक लगभग ये इशू करती है इंडिया में। 27 मार्च 1989 को सबसे पहला कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस करा गया था आरबीआई के द्वारा। और इट वॉज, इसलिए ये वगुल वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने रिकमेंड किया था। रजिस्ट्रेशन अगर कमर्शियल पेपर करानी है तो कंपनी को कम से कम 5 लाख रुपए की उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए, या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो कंपनी इशू कर सकती है कमर्शियल पेपर। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये देखो कमर्शियल पेपर, ये ज्यादातर डील किसके बीच में होता है, एक्सचेंजेबल बिटवीन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर, यही इशू करते हैं ज्यादातर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ठीक है, कमर्शियल पेपर यही इशू करती है। 90 दिन से लेकर 364 दिन तक होता है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैच्योरिटी इसकी 270 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात? सारा का सारा कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये चीज होती है। तो इस पे बहुत ही शॉर्ट लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है। मिलता है इसमें इंटरेस्ट रेट है, लेकिन बहुत ही कम रेट मिलता है। अगला लास्ट होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस बार बैंक इशू करता है, बैंक या क्रेडिट यूनियन, जो कि आपको इंटरेस्ट रेट प्रीमियम प्रोवाइड करती है इन एक्सचेंज फॉर द कस्टमर एग्रीइंग टू लीव अ लंप सम डिपॉजिट अनटच फॉर पीरियड में। ये एक तरह का लोन ही, एक तरह का ये भी, लेकिन छोटा लोन है एक तरह का। बैंक इशू करता है कि भाई आप हमें पैसा दो, लंप सम डिपॉजिट कराओ, हम आपको फिक्स इंटरेस्ट देते रहेंगे फिक्स पीरियड तक। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ मार्केटेबल रिसिप्ट ऑफ फंड्स डिपॉजिटेड इन अ बैंक। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो फिक्स पीरियड के लिए, और आपको स्पेसिफाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है, और ये बियरर डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीओडी या सीडी किसी और पे ट्रांसफर कर दिया तो वो भी मालिक बन जाएगा उसका। तो नेगोशिएबल होता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है काफी। डिनोमिनेशन इसकी काफी अच्छी होती है। डिनोमिनेशन का मतलब जैसे कि 10 रुपए का ट्रेड होता है, 5 रुपए का कितने का होता है। ये ज्यादातर प्रेफर्ड किया जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। एंड कंपनीज, कंपनी उसको डील करती है, इंडिविजुअल डील नहीं करता। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े कंपनी सर्टिफिकेट डिपॉजिट से पैसा रेस करती है। ठीक है, ये चीज होती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े कंपनी इसका करती है ये इस्तेमाल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में मिनिमम अमाउंट कितने की होती है? देखिए 1 लाख रुपए की। आपको 1 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट करवाना पड़ता है, तब जाके आपको सर्टिफिकेट डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। ठीक है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट टेन्योर कितना होता है? देखिए ये मिनिमम 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है। द टेन्योर एंड्स ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, जैसे मैच्योरिटी आएगी वो खत्म हो जाएगी। अगर आप मैच्योरिटी के टाइम तक कंप्लीट नहीं करते हो, तो अगर आप पैसा विड्रॉ नहीं करते हो मतलब मैच्योरिटी टाइम तक, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है वो कौन इशू करता है? तो ये कमर्शियल बैंक्स करते हैं, जैसे कि आपको पता है कमर्शियल बैंक इशू करते हैं ये। और सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि आरबीआई के द्वारा कहते हैं, आरबीआई के द्वारा बताया गया है, वो इशू करती है लिमिट लगा के। और ये किसको इशू करे जाते हैं? इंडिविजुअल्स को। लेकिन जैसे बताया कि इंडिविजुअल ज्यादा नहीं खरीदते इसे, कॉरपोरेशन खरीदती है इसे। कॉरपोरेशन कंपनीज फंड्स खरीदती है, ताकि उसे फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहे मिनिमम टाइम पीरियड तक। समझ आ गई बात? तो एक बार जब रिवीजन करें, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, सस्ते में खरीदते हो महंगे में बेचते हो। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? ये इशू करते हैं बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज, जिसकी मार्केट कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, 5 करोड़ कम से कम होती है। ठीक है। और ये ज्यादातर जो इंडिया में शॉर्ट टर्म इशू कौन करता है? प्राइमरी डीलर्स होते हैं और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पहली बार 1989 में इशू करा था ये। और इस पे लोअर इंटरेस्ट मिलता है, और ये बैंक इशू करता है सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो कमर्शियल पेपर जो है आपका बड़ी बड़ी कंपनी इशू करती है, और ज्यादातर कौन इशू करता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो बड़े बड़े बैंक्स है, आरबीआई, एसबीआई, ये सब बैंक्स। प्राइमरी डीलर भी लगभग वही वाले होते हैं। आरबीआई जो कहती है कि वो वाले बैंक इशू कर सकते हैं खाली, आरबीआई के द्वारा जो बताए गए हैं। तो ये ज्यादातर इशू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।